दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार। एके केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित यादव। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों मैं अमित यादव आप सभी का एके केमिस्ट्री पॉइंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जिन्होंने एके केमिस्ट्री पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, और जिन्होंने नहीं किया है तो कर सकते हैं आप, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत जो क्वांटिटी जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। अच्छा जो मटेरियल है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, और अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं इनमें हमने 3 फैक्टर जो हैं उनको डिस्कस कर लिया था। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था क्रिया कारक या अभिकारक की प्रकृति, नेचर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था दाब का प्रभाव, इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर। देन हमने डिस्कस किया था सांद्रता का प्रभाव, इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। और नेक्स्ट हम यहाँ पे आज की जो क्लास है इसमें अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनमें नेक्स्ट कारक हम यहाँ पे लेंगे। और नेक्स्ट कारक की यहाँ पे हम बात करें तो नेक्स्ट कारक जो है वो है आपका उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक का जो प्रभाव है वो अभिक्रिया वेग को किस प्रकार से इफेक्ट करता है इसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए उत्प्रेरक का जो प्रभाव है इसको इंग्लिश में हम कहते हैं इफेक्ट ऑफ कैटेलिस्ट। उत्प्रेरक को इंग्लिश में हम बोलते हैं कैटेलिस्ट। तो इफेक्ट ऑफ कैटेलिस्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए इफेक्ट ऑफ कैटेलिस्ट क्या होता है, तो आपको पता है उत्प्रेरक का जो प्रभाव है इसमें हम कोई भी क्रियाकारक अणु लेंगे, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी और उस केमिकल रिएक्शन में अभिक्रिया मिश्रण होगा, और अभिक्रिया जो मिश्रण है उसमें हम कैटेलिस्ट को ऐड करेंगे। तो जैसे ही अभिक्रिया मिश्रण में हम कैटेलिस्ट को ऐड करेंगे तो अभिक्रिया का जो वेग है वो चेंज हो जाता है, और अभिक्रिया का वेग जो है वो चेंज होने के साथ साथ उस अभिक्रिया का पथ जो है वो भी चेंज हो जाता है। तो उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे सबस्टेंस होते हैं जिनको यदि हम रिएक्शन मिक्सचर अभिक्रिया मिश्रण में हम मिलाते हैं तो वे अभिक्रिया के वेग को बदल देते हैं। अब अभिक्रिया के वेग को ये बदलेंगे तो अभिक्रिया का जो वेग है उसको ये क्या कर सकते हैं, अधिक भी कर सकते हैं। अभिक्रिया जो वेग है उसको ये अधिक मतलब बढ़ा भी सकते हैं, और अभिक्रिया जो वेग है उसको ये क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे उत्प्रेरक हमने क्या लिया, यहाँ पे हमने कोई भी अभिक्रिया मिश्रण लिया। अभिक्रिया मिश्रण जो है इस अभिक्रिया मिश्रण में हमने किसको ऐड किया, उत्प्रेरक को ऐड किया। तो अभिक्रिया मिश्रण में जैसे ही हमने उत्प्रेरक को ऐड किया तो यहाँ से उत्प्रेरक जो है ये 2 काम कर सकता है, या तो अभिक्रिया के वेग के मान को बढ़ा सकता है या अभिक्रिया के वेग के मान को कम कर सकता है। लेकिन नॉर्मली यह देखा गया कि उत्प्रेरक जो होते हैं ये अभिक्रिया का जो वेग होता है उसको नॉर्मली बढ़ाते ही हैं। तो नॉर्मली उत्प्रेरक जो हैं वो अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। घटाने वाले जो उत्प्रेरक होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, कम होते हैं।
तो नॉर्मली आप तो ये ध्यान रखना, किसी भी केमिकल रिएक्शन में यदि हम कैटेलिस्ट ऐड करते हैं तो कैटेलिस्ट रिएक्शन जो है उसकी वेलोसिटी जो है, रेट जो है, उसके मान को चेंज कर देते हैं। कुछ कैटेलिस्ट ऐसे होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया वेग को कम कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, जो कैटेलिस्ट अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं उनकी हम बात करें, Mn जैसे होता है, Pt होता है, Ni होता है। ये जो कैटेलिस्ट हैं ये नॉर्मली अभिक्रिया का जो वेग है उसको यहाँ पे क्या करते हैं, ये बढ़ा देते हैं। Mn हुआ, Pt हुआ, Ni हुआ, ये अभिक्रिया के वेग के मान को बढ़ा देते हैं। लेकिन घटाने वाला जो उत्प्रेरक है जैसे C2H5OH हुआ, ये ऋणात्मक कैटेलिस्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अभिक्रिया के वेग के मान को बढ़ा देते हैं उनको हम कहते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक मुख्यतया दो प्रकार के होंगे, एक होता है आपका धनात्मक उत्प्रेरक और एक आपका होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक यहाँ पे आपके दो प्रकार के होंगे, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो धनात्मक उत्प्रेरक किसे कहेंगे? धनात्मक उत्प्रेरक ऐसा उत्प्रेरक होता है जिसको यदि हम रिएक्शन मिक्सचर में ऐड करें तो उसके वेग को, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। ऐसे उत्प्रेरक को हम धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। और ऐसे उत्प्रेरक जिनको हम किसी रिएक्शन मिक्सचर में यदि ऐड करते हैं तो वे अभिक्रिया के वेग के मान को कम कर देते हैं। जैसे हमने अभी यहाँ आपको बताया कि Mn, Pt और Ni जो हैं ये धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं, क्योंकि इनको हम अभिक्रिया मिश्रण में ऐड करते हैं तो अभिक्रिया के वेग के मान को ये बढ़ा देते हैं। लेकिन C2H5OH है, MnO2 हुआ, ठीक है। MnO2 की बात करें तो ये भी एक ऋणात्मक उत्प्रेरक होता है जो अभिक्रिया का जो वेग है उसको ये कम कर देता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें कि उत्प्रेरक जो है इसको मिलाने से अभिक्रिया जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो नॉर्मली आप ये ध्यान रखना, किसी भी रिएक्शन मिक्सचर में यदि हम कैटेलिस्ट को ऐड करते हैं तो कैटेलिस्ट को ऐड करने के कारण उसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है, और एक्टिवेशन एनर्जी को हम हिंदी में कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा का जो मान है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो किसी भी रिएक्शन मिक्सचर में यदि हम कैटेलिस्ट को ऐड करते हैं तो कैटेलिस्ट को ऐड करने के कारण सक्रियण ऊर्जा का जो मान है उसमें कमी हो जाती है। और देखिए सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी होगी तो सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी होने के कारण यहाँ से एक ऊर्जा अवरोध होता है, ऊर्जा अवरोध। तो ऊर्जा अवरोध जो है उसके मान में भी क्या होगी, कमी होगी। और ऊर्जा अवरोध के मान में कमी होगी, ऊर्जा अवरोध को हम इंग्लिश में कहते हैं एनर्जी बैरियर, ठीक है। ऊर्जा अवरोध को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एनर्जी बैरियर। तो ऊर्जा अवरोध के मान में कमी हुई, सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी हुई तो क्या होगा, यहाँ पे अधिक से अधिक रिएक्टेंट जो हैं, अधिक से अधिक क्रियाकारक जो अणु हैं ये किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। इजीली यहाँ से अधिक रिएक्टेंट जो अणु हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में। तो यहाँ से नेक्स्ट बात आपको इसमें ध्यान रखनी है, उत्प्रेरक का जो प्रभाव है इसमें हम रिएक्शन मिक्सचर जो है, अभिक्रिया मिश्रण जो है उसमें यदि कैटेलिस्ट को ऐड करते हैं तो सक्रियण ऊर्जा जो है, एक्टिवेशन, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसके मान में यहाँ पे कमी होगी
और एक्टिवेशन एनर्जी के मान में कमी होने के कारण ऊर्जा अवरोध एनर्जी बैरियर जो है इसके मान में भी कमी होगी, और एनर्जी बैरियर के मान में कमी होगी तो अधिक से अधिक क्रियाकारक जो अणु हैं एक प्रोडक्ट का यहाँ पे फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए उत्प्रेरक का जो प्रभाव है इसको हम एक ग्राफ से यहाँ पे समझते हैं कि उत्प्रेरक का जो प्रभाव है वो रेट ऑफ रिएक्शन को किस प्रकार से यहाँ पे इफेक्ट करता है। तो देखिए उत्प्रेरक का जो प्रभाव है इसको समझाने के लिए हम एक ग्राफ बना रहे हैं। ये ग्राफ हमने बनाया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस जो है इस पे हमने अभिक्रिया की प्रगति लिया, अभिक्रिया की प्रगति हमने यहाँ पे लिया, और अभिक्रिया की जो प्रगति है इसको इंग्लिश में हम कहते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट यहाँ पे हम ले रहे हैं एक्स अक्ष पे। ठीक है, वाई अक्ष की बात करें यहाँ पे तो वाई एक्सिस जो है इस पर हम पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी जो है इसको हिंदी में हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ से उत्प्रेरक का जो प्रभाव है इसको समझाने के लिए हम यहाँ पे एक ग्राफ बना रहे हैं, डायग्राम। अभिक्रिया की प्रगति हमने एक्स एक्स पे लिया, वाई एक्सिस पे हमने पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे लिया। तो नॉर्मली जो रिएक्शन होती हैं उनका ग्राफ जो है इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। ये जो ग्राफ है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे A प्लस बी ये कोई भी रिएक्टेंट है, यहाँ पे C+D प्रोडक्ट का यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया, A+B हमने माना रिएक्टेंट है, और ये C+D प्रोडक्ट का यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहे हैं। देखिए ये वाला जो गैप होता है ये वाला, इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, और एक्टिवेशन एनर्जी को हम AA से डिनोट करते हैं। यहाँ से देखिए ये पीक जो बिंदु है इसका शिखर वाला जो ये भाग है इसको हम कहते हैं ऊर्जा अवरोध, इसको ऊर्जा अवरोध यहाँ पे कहा जाता है। और ऊर्जा अवरोध जो है इसको इंग्लिश में हम कहते हैं एनर्जी बैरियर। अब देखिए नॉर्मली मैंने आपको बताया एनर्जी बैरियर, ऊर्जा अवरोध को एनर्जी बैरियर कहते हैं, और ए को हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, सक्रियण ऊर्जा, और सक्रियण ऊर्जा जो है इसको इंग्लिश में कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये नॉर्मल कंडीशन हुई, कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है इनमें आपस में कोलिजन होगा, टक्कर होगी तो इनकी काइनेटिक एनर्जी का मान बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी का मान बढ़ेगा तो यहाँ से आपको पता है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी जो है उसके अकॉर्डिंग रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करता है। रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल है वो पहले कौन से स्टेट में का फॉर्मेशन करता है, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करता है। और आपको पता है ट्रांजिशन स्टेट जो है वो एक अस्थायी अवस्था होती है, अनस्टेबल स्टेट होती है। तो यहाँ से ए बी जो है ये पहले ए डॉट 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 बी और ये हैज का फॉर्मेशन करता है। इसको हम अणु की कौन सी स्टेट कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्रियाकारक जो अणु है ये ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करता है। ट्रांजिशन स्टेट जो है एक अस्थायी अवस्था होती है, यहाँ से किसमें कन्वर्ट होगी, स्थायी अवस्था में। लेकिन हम यहाँ पे कैटेलिस्ट ले रहे हैं, उत्प्रेरक ले रहे हैं। अब जैसे ही क्रियाकारक जो है, क्रियाकारक अणु जो है इसमें हम कैटेलिस्ट ऐड करते हैं, तो जैसे इसमें हम कैटेलिस्ट ऐड करेंगे तो यहाँ से इसकी सक्रियण ऊर्जा जो है, एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसके मान में क्या हो जाएगी, कमी। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये इसमें कैटेलिस्ट ऐड किया और इस प्रकार से डायग्राम हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये आपका जैसे फर्स्ट ग्राफ हो गया, ये आपका सेकंड ग्राफ हो गया। तो अब यहाँ से आप मेरे को बताइए कौन सा ग्राफ यहाँ पे कैटेलिस्ट जो इफेक्ट है उसको प्रदर्शित कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो ग्राफ है
ये बताओ प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है या एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये वाला जो ग्राफ है ये क्या है आपका एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट की अनुपस्थिति में। लेकिन ये वाला जो ग्राफ है अंदर वाला, ये क्या है आपका प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट को हिंदी में हम कहते हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति। तो यहाँ पे इस ग्राफ से आप ये समझा सकते हैं कि नॉर्मली जब हम कैटलिस्ट रिएक्शन में ऐड नहीं करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी का जो मान होता है वो अधिक होता है। एक्टिवेशन एनर्जी का मान अधिक होने के साथ साथ एनर्जी जो बैरियर है, ऊर्जा अवरोध जो है उसका मान भी यहाँ ज़्यादा होता है। और ऊर्जा अवरोध का मान ज़्यादा होने के कारण यहाँ से प्रोडक्ट जो है वो शीघ्रता से यहाँ पे नहीं बन पाता है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे कैटलिस्ट को ऐड करते हैं रिएक्शन मिक्सचर में, अभिक्रिया मिश्रण में, तो यहाँ से इसके एक्टिवेशन एनर्जी जो है इसके मान में कमी हो जाती है। और एक्टिवेशन एनर्जी के मान में कमी होने के कारण एनर्जी बैरियर यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। और एनर्जी बैरियर कम होने के कारण यहाँ से प्रोडक्ट जो है वो शीघ्रता से हमें प्राप्त होता है। तो ये तो था आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए। कौन सी अभिक्रिया के लिए? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो है उस पर उत्प्रेरक का जो प्रभाव है वो किस प्रकार से पड़ता है। अब ऊष्माक्षेपी शोषी अभिक्रिया की हम बात करें तो यहाँ देखिए ऊष्माक्षेपी में ग्राफ जो है वो यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पे आ रहा है। लेकिन ऊष्मा शोषी में क्या होगा, यहाँ से ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ ही रह जाएगा। ठीक है, तो वो जो ग्राफ होगा वो किसका होगा? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का होगा। और ये गैप जो होता है इसको हम कहते हैं डेल्टा एच। इस गैप को हम क्या कहते हैं? डेल्टा एच कहते हैं, एंथैल्पी। तो ये जो ग्राफ है ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का ग्राफ है, ऊष्माक्षेपी का ग्राफ है। लेकिन शोषी में मैंने आपको बताया ये ऊपर से स्टार्ट होके नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये ऊपर से नीचे से स्टार्ट होगा और ये कहाँ ऊपर रह जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जो है उस पर भी आप उत्प्रेरक का जो प्रभाव है वो समझा सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक का प्रभाव क्या होता है इसको आप इजीली यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी अभिक्रियाओं के लिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब देखिए इसको आपको लिखना किस प्रकार से है, तो आप इसको रिटर्न कर सकते हैं। ये मैंने आपको समझाया उत्प्रेरक का प्रभाव, ये मैंने आपको बता ही दिया कि अभिक्रिया मिश्रण में मिलाने पर वेग को परिवर्तित करेंगे। ये दो प्रकार के होंगे, ऋणात्मक और धनात्मक। ठीक है, ऋणात्मक अभिक्रिया के वेग के मान को कम करेंगी और धनात्मक अभिक्रिया के वेग के मान को बढ़ाएंगी। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं, यहाँ से मैंने आपको समझाया। इसके बाद में ये जो ग्राफ है ये आपको इसमें समझाना है उत्प्रेरक की उपस्थिति और उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ये ग्राफ है और ऊष्मा शोषी जो है उसका ग्राफ जो है वो आप बना सकते हैं। मैंने बताया आपको किस प्रकार से आपको बनाना है। ठीक है, इसके बाद में देखिए ये आपका उत्प्रेरक का प्रभाव, इसमें रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है। मैंने आपको बताया MnO2, MnPT और Ni। ठीक है, क्या क्या ध्यान रखने हैं? MnO2, MnPT और Ni जो हैं ये आपके कौन से धनात्मक उत्प्रेरक के उदाहरण हैं। लेकिन यहाँ पे C2H5OH और H3PO4 जो हैं ये आपके कौन से ऋणात्मक उत्प्रेरक जो होता है उसके उदाहरण होते हैं। तो एग्जाम्पल आपको इसमें ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें हम तो टेम्परेचर का इफ़ेक्ट है, और टेम्परेचर का जो इफ़ेक्ट है
ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम विकिरणों का प्रभाव जो है वो हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए विकिरणों का प्रभाव क्या होता है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए नंबर 5 हम यहाँ बात करें तो टेम्परेचर इफेक्ट जो है नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा लेंथी टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में अच्छे से कवर करेंगे। 5th जो है इसका प्रभाव आपका विकिरणों का प्रभाव, विकिरणों का प्रभाव। देखिए विकिरणों का जो प्रभाव है, विकिरणों के प्रभाव को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। इफेक्ट ऑफ रेडिएशन इसको इंग्लिश में कहा जाता है। देखिए विकिरणों के प्रभाव में आपको क्या बताना है, तो इसमें कोई भी क्रियाकारक जो अणु होगा वो विकिरणों का अवशोषण करता है। कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो होगा ये विकिरणों का एब्जॉर्वेशन करेगा, और विकिरणों का एब्जॉर्वेशन करने के पश्चात रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल है वो सक्रियत हो जाता है, एक्टिवेटेड हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ से होता है। और विकिरणों का जो प्रभाव है इसको हम प्रकाश रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं उनके लिए यहाँ पे हम समझते हैं। तो विकिरणों का जो प्रभाव है इसको हम कौन सी अभिक्रियाओं के लिए समझते हैं, प्रकाश रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं उनमें हम यहाँ पे समझते हैं। और प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं ये आपको ध्यान रखना है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो फोटोन या प्रकाश की, लाइट की प्रेजेंस में संपन्न होती हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो प्रकाश या लाइट या फोटोन की प्रेजेंस में संपन्न होती हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। अब देखिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं, पेड़ पौधे जो हैं वो भोजन निर्माण की प्रक्रिया करते हैं, वो भी एक प्रकार से प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा, और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो होगा ये क्या करेगा, क्रियाकारक जो अणु होगा ये फोटोन का ऑब्जर्वेशन करेगा, फोटोन जो है उसको ग्रहण करेगा, ठीक है। फोटोन को ये ग्रहण करेगा, और फोटोन को ग्रहण करने के पश्चात क्रियाकारक जो अणु है वो क्या हो जाता है, सक्रियत हो जाता है, एक्टिवेटेड हो जाता है। और एक्टिवेटेड होने के बाद यहाँ से किसका फॉर्मेशन करता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो विकिरणों के प्रभाव में आपको ये ध्यान रखना है, विकिरणों के प्रभाव में क्रियाकारक जो अणु है फोटोन या लाइट या विकिरणों का एब्जॉर्वेशन कर सक्रियत हो जाते हैं। विकिरणों के प्रभाव को हम प्रकाश रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं उनसे इजीली हम समझा सकते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो प्रकाश की प्रेजेंस में संपन्न होती हैं। इसमें रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल है ये फोटोन या लाइट का एब्जॉर्वेशन करता है, और यहाँ से क्या हो जाता है, सक्रियत हो जाता है। इसको ही हम विकिरणों का प्रभाव कहते हैं। अब देखिए विकिरणों का जो प्रभाव है इसको हम एक रिएक्शन से यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे Cl2 लिया, ये आपका Cl2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम Hµ, फोटोन की प्रेजेंस में Hµ यहाँ पे फोटोन हो गया। तो यहाँ पे Cl2 जो है इसको हम Hµ फोटोन के साथ यहाँ पे रिएक्ट करवाते हैं, तो 2Cl फ्री रेडिकल का यहाँ पे फॉर्मेशन करता है। लास्ट में यहाँ से क्या होता है, CH3H जो है इसको हम Cl फ्री रेडिकल के साथ यहाँ पे रिएक्ट करवाते हैं, तो यहाँ से HCl का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ से CH3 फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, प्लस यहाँ से HCl। तो ये जो रिएक्शन है ये आपकी विकिरणों का जो प्रभाव है उसकी रिएक्शन यहाँ पे कहलाती है, अर्थात फोटोकेमिकल जो रिएक्शन है उसकी रिएक्शन ये कहलाती है। तो इस प्रकार आप रासायनिक अभिक्रिया जो है उस पर
अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं उनमें से विकिरणों का जो प्रभाव है इसको आप इस प्रकार से समझा सकते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं यहाँ से। ये आपका जो है विकिरणों का प्रभाव है। ठीक है, इसको नोट आप यहाँ से कर सकते हैं। तो हमने अभिक्रिया वेग जो है इसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनका अध्ययन किया, और उनमें से हमने 5 जो कारक हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। क्रिया कारक या अभिकारक की प्रकृति, दाब का प्रभाव, सांद्रता का प्रभाव, और उसके बाद हमने आज की क्लास में पढ़ा उत्प्रेरक का प्रभाव और विकिरणों का प्रभाव। लास्ट जो इफेक्ट आपका यहाँ पे बचा है वो है अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाला ताप का प्रभाव। थोड़ा लेंथी टॉपिक था तो उसको हम एक अलग सेपरेट जो क्लास है उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सभी को थैंक्स एंड मेरी तरफ से आप सभी को गुड नाइट। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल में जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस करें, जिससे जो भी वीडियो जो हैं वो अपलोड यहाँ पे मैं करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन जो है वो प्राप्त हो सके और आप उनको देख सकें। और आपका जो है इस चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर, एमएससी 11th 12th। तो जो भी आपकी क्लास हैं आप उस क्लास की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस जो हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाले जा रहे हैं तो वहाँ से आप देख सकते हैं, और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। सभी को पुनः AK केमिस्ट्री पॉइंट की तरफ से धन्यवाद। गुड नाइट।